हेलो 12th क्लास। आई वेलकम यू ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास के साथ। सो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के फर्स्ट मेथड को, इनकम मेथड को। सो ये जो मेथड मैं तीनों की तीनों जो आपको करवाऊंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से क्लियर कर लो क्योंकि आपके पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन बहुत ही जरूरी आता है। ठीक है। सो मैंने इनकम मेथड करवा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक फिर भी नहीं देखी है वो क्लास तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके देख ले। बात करें आज की, तो आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यू एडिड मेथड। भाई जब हमारे पास टोटल नेशनल इनकम है पहले से ही, उसके बाद जितनी भी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं या कोई भी प्रोसेसिंग की जाती है, जब हमने अपनी जो एक्टिविटी करनी है बिजनेस की उनमें, तो वो वैल्यू भी ऐड करते हैं हम। तो इस मेथड के अंदर वो वैल्यू ऐड करके ही नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। सो देखते हैं कैसे करें। भाई वैल्यू एडिड मेथड वो मेथड होता है जिसके अंदर जितनी भी एडिशनल वैल्यू होती है रॉ मटेरियल की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्शन करना है तो उसके अंदर जितनी वो रॉ मटेरियल यूज करता है, इंटरमीडिएट गुड्स को यूज करता है, उनकी जितनी भी उसने सोचा था एडिशनल वैल्यू उससे भी ज्यादा अगर उसने यूज की है तो वो एडिशनल वैल्यू ऐड की जाती है नेशनल इनकम के अंदर। क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर टोटल प्रोडक्शन देखा जाता है एक कंट्री का। ठीक है। यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा डिफरेंसेस जो वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में होगा, कि हमने कितना डिफ्रेंशिएट कर दिया कि वैल्यू ऑफ जो इंटरमीडिएट गुड्स ली थी और वैल्यू ऑफ जो आउटपुट आया है हमारे पास, उनके बीच का डिफरेंसेस यहां पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। देन उसके बाद जो वैल्यू एडिड मेथड होता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड माना जाता है वो वैल्यू एडिड मेथड माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर अगर हमने डबल काउंटिंग की है तो वो अवॉइड की जाती है, वो हट जाती है। ठीक है। तो इसी वजह से जो जब हम नेशनल इनकम कंसीडर करके चलते हैं तो एक कंट्री के अंदर इसी मेथड को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा वैल्यूज यूज की है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी वो सब कंसीडर करके चलते हैं। ओके। तो जो ये मेथड होता है इसके अंदर एरर्स होने की बहुत ही कम गुंजाइश होती है, क्योंकि देखो डबल काउंटिंग जहां पर नहीं होंगी वहां पर एरर कम ही होती है। ठीक है। ये था मीनिंग वैल्यू एडिड मेथड। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व करते हैं जब हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे और क्लासिफाई करेंगे जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है। जो प्रोडक्शन यूनिट होते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनको क्लासिफाई करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर के अंदर। कौन सी जो यूनिट है वो प्राइमरी के अंदर आएंगी, कौन सी सेकेंडरी के अंदर, कौन सी टेरिटरी सेक्टर के अंदर आएंगे। देन उसके बाद हम एस्टिमेट करेंगे ग्रोस वैल्यू एडिड। एक सेक्टर के लिए क्या करेंगे, ग्रोस वैल्यू जीएवी हम निकाल लेंगे। जीएवी निकलती है, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर भी, जब हम ग्रोस वैल्यू एडिड निकालते हैं तो उसके लिए जितनी भी वैल्यू ऑफ आउटपुट थी और जितनी भी इंटरमीडिएट वैल्यू थी उनके बीच में डिफरेंशिएट करते थे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट गुड्स को या इंटरमीडिएट कंजप्शन को। जितनी भी हमने प्रोसेसिंग यूनिट यूज की थी, रॉ मटेरियल यूज किया था एडिशनल वैल्यू का, वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। देन एस्टिमेट ऑफ जीडीपी, उसके बाद हम जीडीपी को एस्टिमेट करेंगे। यहाँ पर जीडीपी निकालने के लिए सबसे पहले तो प्राइमरी सेक्टर की जीएवी निकालेंगे, फिर हम सेकेंडरी सेक्टर की जीएवी निकालेंगे, फिर हम थर्ड निकालेंगे टेरिटरी सेक्टर की जीएवी, और इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देन हमारे पास जीडीपी आ जाएगी। क्लियर है। फोर्थ स्टेप में हम एस्टिमेट करते हैं नेशनल इनकम का। किस तरीके से करेंगे नेशनल इनकम को हम एस्टिमेट, देखो नेशनल इनकम जब हम कंसिडर करते हैं, निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उस टाइम पर नेशनल इनकम को क्या कहा जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये हमें निकालना कहाँ से, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से।
तो जीडीपी के अंदर अगर हम नेट फैक्टर इनकम को ऐड कर दें और सब्सिडीज को ऐड कर दे, माइनस कर दे उसके अंदर से डेप्रिसिएशन और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्शन आ जाएगा, मींस हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है, ये हमेशा ना आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से ही डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्स को तो माइनस करना है आपको, और जितने भी सब्सिडीज है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, वो हमें ऐड करनी है। ओके, देन देखो इस तरीके से हमें जो चीजें दी मिलेंगी, इस तरीके से हमें फॉर्मुलेट करना है। ये ओवरव्यू है हर एक स्टेप का। वैल्यू ऑफ आउटपुट जितनी भी सेल है और प्लस ऐड कर देंगे हम जितना भी चेंज इन स्टॉक आया है, स्टॉक के अंदर जो जो चेंजमेंट आया है वो हमें ऐड करना है। ठीक है, अगर कमी में जाता है स्टॉक तो माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जीएवी एट मार्केट प्राइस निकालनी है, मतलब आपको ग्रोस वैल्यू एडेड निकालना है। तो किस पे? मार्केट प्राइस पे। जितनी भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से आप इंटरमीडिएट गुड्स को या कंजप्शन को माइनस कर दो। नेशनल इनकम के लिए हमने पढ़ा था कि जितनी भी हमारे पास जीएवी एट मार्केट प्राइस या जीडीपी है हमारे पास, उसके में से हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखो मार्केट प्राइस पूछा गया है तो जीडीपी नहीं लेनी मार्केट प्राइस में, एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं ना तब हमें जीडीपी लेनी है। यहाँ पर आपको ना मार्केट प्राइस के ऊपर जीएवी लेनी है, ग्रोस वैल्यू एडेड। ठीक है, फिर उसके अंदर से आप ना जितना भी कंजप्शन किया था फिक्स्ड कैपिटल का वो माइनस कर दो, और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो माइनस कर दो, और ऐड कर देंगे जितनी भी हमारे पास नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, सेल्स निकाल लेंगे हम टोटल, डोमेस्टिक सेल्स प्लस में एक्सपोर्ट, जितना हमने एक्सपोर्ट किया वो ऐड कर दो और जितनी भी डोमेस्टिक सेल हुई वो। ठीक है, यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स या कंजम्पशन कैसे निकालेंगे हम? जितनी भी आपके पास डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो प्लस में जितना आपने इंपोर्ट किया है वो ऐड कर दो, या आपके पास सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होंगी जो मोनोपोलिस्टिक गुड होती है, या जितना भी आपके पास रॉ मटेरियल परचेज्ड होगा वो हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीज हमें ऐड करते हुए अब एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि ये मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट ग्रोस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके पास ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस गिवन है, मींस आपके पास जीवीए एट मार्केट प्राइस है। ग्रोस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, आपको यहाँ पर ना नेशनल इनकम नहीं निकालनी है, आपको ओनली फैक्टर कॉस्ट निकालनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो नेशनल इनकम निकालेंगे तो फिर हम एक्स्ट्रा और देख लेंगे। यहाँ पर तो आपको क्या करना है, जो जीवीए है आपके पास उसके अंदर हम जितने भी आगे देखते हैं, डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं, डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करना, आपको कंसिडर नहीं करके चलेंगे, नेशनल इनकम में हम माइनस करते हैं। ऐसे ही हम इनडायरेक्ट टैक्स को तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, इकोनॉमिक सब्सिडीज को हम ऐड कर देंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम माइनस कर देंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये नेशनल इनकम के अंदर कंसीडर्ड होता है। क्लियर है? तो देखो अब हमारे पास किस तरीके से हमें निकालना है इसको, GVA एट फैक्टर कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर, प्रॉपरली लिखना आपको, जीएवी दे रखी है आपको, जीएवी नहीं जीवीए कितनी है 10,500। डेप्रिसिएशन का हमें कुछ नहीं करना, इनडायरेक्ट टैक्स को हमें माइनस करना। देखो ऐड क्या करना था, हमें ऐड करना था इकोनॉमिक सब्सिडीज को, तो सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे प्लस इकोनॉमिक सब्सिडीज। ठीक है, कितनी ऐड कर दोगे आप इसके अंदर, इकोनॉमिक सब्सिडीज हमारे पास है 200, तो 200 ऐड कर देंगे। माइनस करना है हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स को और हमें माइनस करना है यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजप्शन को।
इनडायरेक्ट टैक्स कितना था हमारे पास? इनडायरेक्ट टैक्स था हमारे पास 750 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन था हमारे पास 400। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,700। इसमें से 750 माइनस कर देंगे, 10,700 गए, 9,950 बचेगा। उसमें से 4,000 हम माइनस कर देंगे तो 9 में से 4 गए तो 5 बचेगा, तो ये बच जाएगा आपके पास 5,950 रुपीज। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है मेरे ख्याल से? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इस तरीके से हमें निकालना है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको बताना है यहाँ पर नेशनल इनकम को, तो जीडीपी हो जाएगी, ये हमारी जो फैक्टर कॉस्ट आया है ये जीडीपी हो जाएगी एट मार्केट प्राइस। इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है वो माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेशनल इनकम। ऑल क्लियर? चले आगे। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है वैल्यू एडिड मेथड को यूज करते हुए। सबसे पहली प्रिकॉशन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, कि जो यहाँ पर आउटपुट यूज होता है प्रोडक्शन के टाइम पर वो सेल्फ कंजप्शन होता है, खुद के लिए होता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी होती है। ठीक है, तो उसके अंदर हम जब एस्टिमेट करके चलेंगे तो टोटल प्रोडक्शन का हमें एस्टिमेट करना होगा, क्योंकि हम यही तो देखते हैं कि कितना पार्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने करंट ईयर के अंदर तैयार किया है। तो यहाँ पर हमें जो सेल्फ कंजप्शन होता है प्रोडक्शन करना, उसमें बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इंक्लूड करके चलते हैं, जितना भी हम प्रोडक्शन का एस्टिमेट लगाते हैं वो इंक्लूड होगा टोटल आउटपुट के अंदर। ठीक है, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स को कभी भी आप नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। ये नेशनल इनकम के इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं, मतलब सेकेंड हैंड चीज खरीदी थी तो उस बंदे ने जो फर्स्ट हैंड पहली बार खरीदी थी तो उसने नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड करवा दिया था, तो आप दोबारा से नहीं करोगे इसको। ठीक है, ये ध्यान रखना हमें। देन उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जितना भी कमीशन पे किया है हमें किसी चीज को बेचने के टाइम पर ब्रोकर को और खरीदने के टाइम पर, वो इंक्लूड किया जाएगा किसके अंदर, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि उसकी पेमेंट ना हमने उनकी सर्विस के ऊपर दी है करंट ईयर के अंदर। ठीक है, तो ये इंक्लूड होगा। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। देखो, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कभी भी आपको नेशनल इनकम जब कंसीडर करनी है तो इंक्लूड नहीं करनी है। अगर आप इनको इंक्लूड करोगे तो ये डबल काउंटिंग के अंदर आ जाएगी, जिस वजह से हमारी नेशनल इनकम परफेक्ट नहीं आएगी। ओके, फिर आता है हमारा सर्विस ऑफ हाउस वाइफ शुड नॉट बी इंक्लूडेड। भाई जो हाउस वाइफ होती है, जो अपना घर का काम करती है, किचन में काम करती है, कपड़े धोती है, क्या उनको सैलरी पे की जाती है? क्या वो जो भी काम करती है अपना हाउस होल्ड का, तो उनकी जितनी भी इनकम होती है, जितनी भी जो उनकी सर्विसेज होती है, वो कभी भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि उनको कैलकुलेट करना, इवोल्यूएट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये याद रखना, अगर किसी भी हाउस वाइफ की कोई भी सर्विसेज आपको दे रखी है क्वेश्चन में, तो वो नेशनल इनकम के अंदर आप कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, तो ये थी ध्यान रखने वाली बातें जब आप वैल्यू एडिड मेथड को यूज करते हो। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वैल्यू एडिड मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे अपना लास्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड को। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, ये तीनों के तीनों मेथड आपको अच्छे से समझने हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।